अब रुक करते हैं देवबंद का, जहां पर पुरअमन तरीके से मुजाहरा किया जा रहा है। आपको बता दें कि दुकानों और घरों में काली पट्टियां बांधी गई है और बिना तशद्दुद के एहतजाज करने का फैसला किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये देवबंद की तस्वीरें हैं, जहां पर पुरअमन तरीके से मुजाहरे का तरीका अख्तियार किया गया है। ये काले झंडे एक खामोशी एहतजाज है। हम लोग नहीं चाहते कि कोई दंगा फसाद या किसी तरह का हो। हम ये चाहते हैं कि एक एहतजाज होना चाहिए। जो मुस्तकिल काले बिल आ रहे हैं एनआरसी और कैब, हमें नहीं पसंद है, ना हम ये कानून पसंद करते हैं। तो हम इसलिए खामोशी एहतजाज कर रहे हैं। काले झंडे का ये काला बिल जो आया है इसके ख़िलाफ़ हमें मंजूर नहीं है। इसके एहतजाज में हमने अपनी दुकानों पर काले झंडे लगाए हैं कि कोई हंगामा ना हो, इसलिए खामोशी एहतजाज करें। ये बिल हमें मंजूर नहीं है। इस बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने जामा मस्जिद में तकरीर की है, जहां पर हजारों लोगों के सामने ये तकरीर की गई है और कहा है कि हमारे साथ गुज़िश्ता 70 सालों में हर सियासी जमात ने नाइंसाफ़ी की है और आज हिंदुस्तान का मुसलमान जागा है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज वक्त है जब मुसलमानों के जिम्मेदार लोग आगे आए हैं और उनको भी आगे आना होगा। सिर्फ आम मुसलमान कब तक अपनी कुर्बानी देता रहेगा? आज जो जज्बात मुसलमानों के अंदर है, अगर लाखों मुसलमान एक साथ आ जाए तो हम अपनी बातों को मनवा सकते हैं। ये बात कही है इमाम बुखारी ने, लेकिन बिना हिकमत अमली के कोई भी मुजाहरा या एहतजाज ना हो, इस बात का भी जिक्र किया गया है अपनी तकरीर में बुखारी की तरफ से। और कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि पुरअमन एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो जाए। हम सब जेल जाने को भी तैयार है। तकरीर में जामिया और जाफराबाद तशद्दुद का भी जिक्र किया गया है। दरअसल कल शाम जामा मस्जिद में यह तकरीर की गई थी। आपको सुनाएंगे ये तकरीर पूरी के क्या कुछ कहा है जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने और उन्होंने क्या कुछ बताया है। लेकिन उससे पहले जी मीडिया नुमाइंदे अश्विनी गुप्ता की मौजूदा हालात पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जामा मस्जिद में और हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जो सिचुएशन है वो फिलहाल नॉर्मल दिखाई पड़ रही है। कल देर शाम यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे और सिर्फ जामा मस्जिद का इलाका नहीं बल्कि पुरानी दिल्ली के तमाम इलाकों से निकल कर के लोग यहाँ पर 70 साल हो गए इस मुल्क में अपने हक को हासिल करने के लिए, लेकिन इस 70-72 साल में लातादाद कुर्बानियों के बाद भी हमको ना हमारा हक मिला, ना इंसाफ मिला। और हर सियासी जमात ने मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर तो इस्तेमाल किया और इसी मजलूम मुसलमान के जरिए इक़्तिदार हासिल किया। इलेक्शन खत्म होने के बाद किसी भी सियासी जमात ने मुसलमानों से, इस मुल्क के आवाम से, इस मुल्क की अक़लियतों से, इस मुल्क के कमजोर तबकों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। ये दिया और इन्हीं जज्बात का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो लाखों मुसलमानों को इकट्ठा करके हम हर हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि वो हमको इंसाफ दे। और जहां तक एहतजाज की बात है, एहतजाज इस हिंदुस्तान के अवाम का आईनी और जमहूरी हक है और इस एहतजाज से आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जरूरी है कि एहतजाज तो हो, लेकिन वो एहतजाज कंट्रोल में भी होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो और कल ये कहे कि इमाम साहब की वजह से 10 नौजवानों की जानें चली गई। मैं नहीं चाहता कि कल को ये कहे लोग कि इसी इमाम की वजह से 1000 लोगों के ऊपर मुकदमात कायम हो गए। मैं ये चाहता हूं एहतजाज हो लेकिन कंट्रोल में हो, जज्बात हो लेकिन कंट्रोल में हो। और उधर नए शहरियत कानून को लेकर बीएसपी लीडरान के वफ्द ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की है। नए बदलाव को आयन मुखालिफ बताते हुए लीडरान ने पुलिस कार्रवाइयों पर भी नाराजगी जताई और इस दौरान वफ्द ने दिल्ली के अलावा यूपी में मऊ समेत दीगर शहरों में कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। वफ्द ने सदर रामनाथ कोविंद से आवाम की नाराजगी देखते हुए CAA कानून में मुदाखलत की भी मांग की है। वफ्द में सतीश मिश्रा, दानिश अली, अफजाल अंसारी समेत
बीएसपी के दीगर लीडरान मौजूद रहे। से मिलकर के माननीय राष्ट्रपति जी से हम लोगों ने जो अभी सिटीजन अमेंडमेंट किया गया एक्ट में अमेंडमेंट बिल ला करके उसके संबंध में हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये बात रखी कि ये गलत है और ये विघटनकारी है, ये प्रियम्बल और आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन हो रहा है इसमें, इसलिए इसको वापस लिया जाना चाहिए। इसमें आप स्टेप लीजिए जिससे कि इसको वापस लिया जाए। और आज पूरे देश में इसको लेकर के एजिटेशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी ज़रूरी है कि इसमें आश्वासन देते हुए और इसमें एक्शन लेकर के इसको तुरंत वापस लिया जाए। उसके साथ साथ में हम लोगों ने ये भी कहा, जो पुलिस की एट्रॉसिटीज़ हुई हैं इनोसेंट स्टूडेंट्स के ऊपर, चाहे वो जामिया मिलिया हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ में नदवा हो, चाहे मऊ में हो, या पूरी कंट्री में जहाँ जहाँ भी एजिटेशन हो रहा है, और जिस तरीके से लाठी चार्ज और उनको घायल किया गया, तो उसके खिलाफ भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ एक्शन करने के लिए एक जुडिशियल इसमें इंक्वायरी बैठा ली जाए और जुडिशियल इंक्वायरी करके उसमें जो दोषी लोग हैं उनको सजा दी जाए। बीएसपी का स्टैंड पहले दिन से ये साफ है कि ये जो कानून लेके आए हैं ये कानून संविधान के खिलाफ है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस बिल के खिलाफ वोट किया था। जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता हुई और वहां लाइब्रेरी के अंदर घुस करके जो अटैक हुआ, उसकी न्यायिक जांच हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। हमने यही बात महामहिम राष्ट्रपति जी से कही। शहरियत कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज पर यूपी में 113 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मऊ में 157 लोग नामजद हुए हैं, जबकि 1042 नामालूम पर एफआईआर दर्ज की गई है। मऊ में 19 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं, 9 पर रासुका लगाने की तैयारी है। लखनऊ में 5 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट करने पर 4 गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा बाराबंकी में 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। हरदोई की अगर बात की जाए तो यहां पर 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो वहीं संत कबीर नगर में 15 नामजद हुए हैं, जबकि 25 नामालूम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। प्रतापगढ़ में एआईएमआईएम के 5 लीडरान जेल भेजे गए हैं, तो वहीं आगरा में 5, मथुरा में 38 और पीलीभीत में 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कल जो घटना हुई थी उसमें वीडियो और फोटो देख के जो चिन्हित किए गए हैं उसमें 19 लोग टोटल गिरफ्तार अभी तक किए जा चुके हैं, हिरासत में लिए गए हैं। लगातार चिन्हीकरण की कार्रवाई जारी है। जितने लोग चिन्हित होते जाएंगे उनको लगातार गिरफ्तारी जारी रहेगी। अभी आपने देखा कि जो लोग जा भी रहे थे, हम लोगों को ये आशंका थी कि कुछ लोग ऐसा हैं जो बवाल में शामिल रहे होंगे और बाहर जाने का प्रयास कर सकते हैं, सिटी से बाहर जाने का। उनको भी चेक करके जो डाउटफुल मिले हैं 8 लोगों को, ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों, और उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एनएसए तक की कार्रवाई हम लोग इसमें सुनिश्चित। जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसे में जामिया के तलबा की हिमायत में सिख मजहब लोगों की हिमायत के बाद गुरु जबरंजन सिंह भटिंडा से आ पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी हिमायत का ऐलान किया है। कहा है कि मैं अपनी हिमायत इसलिए देने आया हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि सीएए काला बिल है और इसकी पुरजोर तरीके से मुखालफत होनी चाहिए। अपने आप में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। आप साफ तौर पर समझिए कि यहाँ गुरु महाराज आए हुए हैं। आज यहाँ पहुँचने का मकसद बताएं आप। हम असल में आज नहीं कल पहुंचे थे। हम हमारा एक जगन्नाथपुरी में गुरुद्वारा है, गुरु नानक देव जी का जो 500 साल पुराना था, वो ढा दिया गया था। हम उसके प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे, तो हमने देखा यहाँ पे दिल्ली में बर्बरता हुई है, उसकी खबर हमने देखी, बच्चों के साथ बहुत बर्बरता हुई है, तो हम वो कैंसिल करके इधर आ गए। इधर आकर देखा तो बहुत ही ज्यादा बच्चों को मारा गया, बेटियों को मारा गया। और जब सीएबी के बारे में हमें पता चला, ये काला कानून भी पास कर दिया गया है। हम उसके प्रोटेस्ट के लिए, उसके विरोध के लिए जब तक वो वापस नहीं होता उसका विरोध करते रहेंगे और जो कर रहे हैं उनको साथ देंगे। उस कानून के विरोध में आप भी हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि वो किसी खास समुदाय के नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। हमारा जो संविधान है उसको कत्ल करने के, खत्म करने की वो पहली पौड़ी है एक तरह की। चाचा, ये मतलब आपने तो पूरा मिसाल कायम किया है। भाई तो ये हमारे भाई है, भाई इंसानियत के नाते हमारे भाई है। हमारे सब हम एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम तो कानून के
जो काला कानून पास किया है उसके खिलाफ है। आप देखिए साफ तौर पे है कि हम मैसेज करने की कोशिश है ईमानदारी से यहाँ पे और मतलब आपको लगता है कि ये कानून जब तक रहेगा तब तक आप रहेंगे, मतलब आपको लगता है कि ये कानून है जो ये काला कानून है, इसको वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। इन्होंने यहाँ पर जो भी राजे आए हैं, ये तो लोकतंत्र का राजे भी आए हैं ना, उन्होंने ये कुछ करना चाहा है। जैसे औरंगजेब था, उसने हिंदुओं को खत्म करना चाहा पर नहीं कर पाया। हमारे ही गुरु ने उनको अपने गुरु ने नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश देकर, शीश की बलि देकर उसको कंडेम किया, उसका विरोध किया। तो ये तो लोकतंत्र है, यहाँ पर ऐसे कानून कैसे चल सकते हैं? पावर जिस किसी भी हो वो मजलूमों पर अत्याचार करता है और अत्याचार हम नहीं सहेंगे, क्योंकि हम इंडियन है। हमारा 5000 साल पुराना इतिहास है और रहेगा। ये लोग रहे ना रहे, हम लोग रहे ना रहे, लेकिन ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी और ये देश तरक्कियां करेगा। लेकिन इन लोगों ने तरक्की के नाम पर हमें बांटना चाहते हैं, वो नहीं बनेगा। बहुत शुक्रिया। देखिए साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से तब तक रहेंगे, ये यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक सीएबी कानून वापस नहीं होता है, और इनकी मांग है कि सीएबी कानून वापस होनी चाहिए, इसीलिए आज समर्थन देने यहाँ मौजूद है। कैमरा नरेंद्र के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया। नए शहरियत कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में मुखालिफत का दौर जारी है और इसी सिलसिले में ओडिशा के भुवनेश्वर में भी मुजाहरा हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। तो मुल्क में अलग अलग जगहों पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां पर रुड़की में भी शहरियत तरमीमी बिल जो कि अब कानून में नाफिज हो चुका है, उसके खिलाफ मुजाहरा हुआ है। लोग सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए नजर आए। ये ज्ञापन में मुख्यतः इनकी आपत्ति और इनके विचार व्यक्त किए गए हैं। ये माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है और हमने रिसीव किया है। प्रशासन की ओर से इन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अनुमति दी गई थी। संख्या बल इनकी ओर से जो बताया गया था उससे हमने इन्हें सीमित रखने के लिए ही निर्देशित किया था और उसी के क्रम में स्थिति हमारे नियंत्रण में है। सभी आवश्यक कदम उठाए गए ताकि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और इसमें किसी भी आम जनजीवन में कोई भी समस्या न उत्पन्न हो। शहरियत तरमीमी कानून को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सरबराह शिवपाल सिंह यादव का रद्दअमल भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं मुल्क को तकसीम करने वाला यह कानून है और इसलिए तो रोड पर तलबा और तालिबात उतर आए हैं। शिवपाल सिंह यादव ने यह भी कहा कि हम लोग सबको मुत्तहिद करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के लगातार प्रसपा विरोध कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए शिवपाल यादव जी हैं। क्यों विरोध किया जा रहा है? लगातार सरकार ये कह रही है कि कानून ला करके लोगों को जोड़ा जाएगा और आपके द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम को प्रभावित किया जा रहा है इस कानून के जरिए। देखिए, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पास हुआ है देश हित में नहीं है। जो हमारा देश देखे सभी धर्मों को मानने वाला देश है, सेकुलर देश है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म को अपनाने वाले लोग हैं और इस संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा ये देखिए मुसलमानों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और उनके हित में नहीं है। तो ये देश को तोड़ने वाला कानून है, इसलिए हम इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आज तो हमने धरना दिया, उपवास किया है हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की। इस कानून वापस हो इसके लिए हम धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। आगे क्या कदम रहेगा? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज विरोध भी किया जा रहा है और एक दिन का उपवास का आह्वान भी किया गया है। देखिए, पूरे देश में विरोध नहीं हो रहा, अब तो विद्रोह हो रहा है। इस कानून के खिलाफ पूरे देश में विद्रोह है, तो हम भी आंदोलन करेंगे। आंदोलन करके इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। कहा जा रहा है कि इस कानून के तहत लोगों को जोड़ने की बात हो रही है। इसे कानून के द्वारा जोड़ने की बात नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये देश को तोड़ने का वाला कानून है।
तभी छात्र नौजवान सड़कों पर आ गए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। ये थे शिवपाल यादव जी, जो कि बता रहे थे कि ये कानून ला करके कहीं ना कहीं देश को तोड़ा जाएगा, देश को 4 भागों में बांटा जाएगा। कैमरामैन बाबूलाल के साथ लोमस जी मीडिया, लखनऊ। और शशि थरूर क्या कुछ कह रहा है आपको सुनाते हैं। Era of darkness, as far as I'm concerned, we have lived through enough periods of darkness. Let us now go back to the message that the BJP actually won on in 2014, which is development, progress for all. That sadly seems to have been forgotten in the headlong rush to creating an official edifice of bigotry in this country, and that really must stop. Thank you. You don't want to ask about returning the awards. I know I'm facing that right. Because you know the whole controversy. I don't mind saying it. तो शशि थरूर को भी आपने सुना, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हर कोई अपने अपने जो रद्दमल है उसका इजहार कर रहा है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ चूँकि सियासी लीडरान कई सारे सड़कों पर भी उतरे हैं, तलबा तालिबात का जो वो एक तरीके से समर्थन कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, कोई सी भी जमात हो, कोई सी भी तंजीम हो, हर कोई अपने अपने रद्दमल का इजहार करता नजर आ रहा है और इस कानून को वापस लेने की लगातार मांग की जा रही है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि कुछ जगहों पर ये जो मुजाहरे हो रहे हैं तो दिल्ली में अलग अलग मकामात पर जाम जैसे हालात पैदा हुए हैं, गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती हुई नज़र आ रही है। लोग चूँकि ऑफिस से लौटने का वक्त हो गया है और ऐसे में कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो शहरियत तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ सियासी लीडरान ने भी अपने रद्दमल का इजहार किया है। आज देश की सरकार ने, देश के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देश की युवा शक्ति और छात्र शक्ति पर हमला बोल दिया है। आज देश के हर कोने में IIT मद्रास हो या मद्रास यूनिवर्सिटी हो, IISc बैंगलोर हो, मुंबई विश्वविद्यालय हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, गुजरात विश्वविद्यालय हो, जामिया विश्वविद्यालय हो या दिल्ली विश्वविद्यालय, पूरे देश के छात्र आंदोलनरत हैं। और मोदी जी और अमित शाह का जवाब क्या है कि इस देश के सारे युवा, इस देश के सारे छात्र नक्सलवादी, अलगाववादी या फिर वो पाकिस्तानी और एंटी नेशनल हैं। पहले तो हमें समझना चाहिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो अब कानून बन गया है वो देश के हित में है और देश के एक भी नागरिक को उससे कोई एक्सक्लूजन नहीं होता है और एक भी नागरिक को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, घुसपैठियों को चिंता करने की जरूरत है। लेकिन ये सभी दुनिया में है और जहां तक ये आज कुछ जगह जो प्रदर्शन हुए, हिंसक हुए, उसकी जांच भी चल रही है, लेकिन 900 विश्वविद्यालय है, लेकिन एक भी छात्र की समस्या होती है तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और इसलिए किसी का जेन्युइनली कुछ मुद्दा है तो वो सरकार सुनती है, संवेदनशील है और इसलिए एक शांति बनाने की सबने अपील की है, हम भी करेंगे और हम ये कहते हैं कि शांति से ही हर समस्या का हल होता है कोई भी, लेकिन इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसमें आज के भारत के 130 करोड़ नागरिकों में एक को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अमेरिकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने एसरलिक एयर बेस बंद किए जाने पर मुताल्लिक तुर्की हुक्काम से राब्ता करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो तुर्की वजीर दिफा से बात करने के बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि सदर रजब तैयब एर्दोगान इस फैसले को लेकर कितने संजीदा है। वाज़ेह हो कि एक दिन कबल ही एर्दोगान ने एंसरलिक एयरबेस बंद करने के साथ ही रडार सिस्टम को भी बंद करने का अंदिया दिया था। खबरों के मुताबिक एंसरलिक एयरबेस पर जौहरी हथियारों से लैस अमेरिकी जंगी तैयारे भी तैनात हैं और जब इस पर से पूछा गया कि क्या अमेरिका एंसरलिक एयरबेस से जौहरी हथियार मुंतकिल करने की सोच रहा है तो उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि अमेरिकी जौहरी असलहे किन किन जगहों पर नस्ब किए गए हैं। It's not been brought up to me before. It's the first I heard of it was reading it in the papers as you just mentioned, and so I need to talk to my defense counterpart and understand
what they really mean and what this how serious they are. I make no comments with regard to where the United States may have weapons. So, like I said, I think the issue here is once again, what is Turkey's direction with regard to the NATO alliance and the actions they're taking on any number of issues that I've mentioned in the past, whether it's the S-400, whether it's the holding up of NATO plans for the defense of Europe, or other things. और वहीं शुमाली कोरिया के हवाले से अमेरिकी वजीर दिफा ने इस अंदेशे का भी इजहार किया कि अगर प्योंगयांग ने जौहरी तजुर्बे बंद नहीं किए तो दोनों ही ममालिक के ताल्लुकात साबिका सतह पर पहुंच जाएंगे। इस पर के मुताबिक उन्हें लगता है कि मुज़ाकरात का नतीजा अपने हक में न होने की सूरत में वो जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का पैगाम देना चाहते हैं। इस पर ने अपने साबिका तजुर्बे का हवाला देते हुए कहा है कि सभी फरीक को मिल बैठ कर बात करनी होगी ताकि कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक किया जा सके। It is a concern, their rhetoric. We have seen talk of tests. I think that they will be likely if they don't feel satisfied. I think, as I said before, I've been watching the Korean Peninsula for maybe a quarter of a century now, and so I'm familiar with their tactics, with their bluster, and I think we need to get serious and sit down and have discussions about a political agreement that denuclearizes the peninsula. That is the best way forward and arguably the only way forward. अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि अफगानिस्तान में दायमी अमन कायम होने के इम्कानात पहले के बनिस्बत ज़्यादा रोशन है। काबुल दौरे पर आए सीनियर रिपब्लिकन लीडर लिंडसे ग्राहम ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के ताल्लुकात मजबूत होने से अफगान तनाज़े का सियासी हल निकलने की उम्मीद बढ़ गई है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में तालिबान पर एतमाद नहीं किया जा सकता। वाज़ेह हो कि रवा माह की शुरुआत में तालिबान और अमेरिका के बीच दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन गुज़िश्ता जुमे को बगराम हवाई अड्डे पर हुए हमले के बाद अमेरिकी मुज़ाकरात कार ज़ुल्मी खलीलजाद ने बातचीत बीच में रोक दी थी। So I see an opening with Prime Minister Khan and General Bajwan that I haven't seen before. And I think the relationship that President Trump has with Pakistan could change behavior in a way that would really accelerate the chance for peace. We all know that if Pakistan applied more pressure on the Taliban, it would be enormously helpful to resolving the conflict. Cannot withdraw in a fashion to allow international terrorism to rear its ugly head again in Afghanistan. The Taliban cannot be trusted to be a reliable counterterrorism force. It would be insane for America to rely on the Taliban to ensure that Al-Qaeda and ISIS-K doesn't come back.